देखो यार, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ जो शायद तुम्हें इंस्पायर भी करे और शॉक भी। एक 24 साल का लड़का है, फ्रेशली एमबीए ग्रेजुएट स्टैनफोर्ड से। पापा कहते हैं बेटा कोई अच्छी कॉर्पोरेट जॉब ढूंढ लो, सेटल हो जाओ। पर वो लड़का डिफरेंट है। वो कहता है नहीं पापा, मैं कुछ अपना करना चाहता हूँ, कुछ क्रेजी। और उस क्रेजी आइडिया की वजह से आज दुनिया भर में एक ब्रांड है जो हर गली के कॉर्नर पे दिखता है, हर एथलीट के पाँव में है, हर टीनेजर की विश लिस्ट में है। नाइकी, वो आइकॉनिक स्वूश लोगो। पर तुम्हें पता है नाइकी की जर्नी कितनी क्रेजी थी, कितनी बार बैंक्रप्सी के ब्रिंक पे थी, कितनी बार फाउंडर ने सोचा था बस अब खत्म, सब डूब गया। ये कहानी है फिल्म नाइट की, नाइकी के फाउंडर की। और उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी है शू डॉग, जिसमें उन्होंने अपने दिल खोल के बताया है कि कैसे एक $50 लोन से शुरू हुई कंपनी आज $30 बिलियन की एम्पायर बन गई। पर यहाँ पे ट्विस्ट ये है कि ये एक स्मूथ सक्सेस स्टोरी नहीं है, ये एक केओटिक, मेसी, टेरिफाइंग रोलर कोस्टर है। तो सुनो केयरफुली, क्योंकि आज जो मैं तुम्हें बताने वाला हूँ वो तुम्हें सिखाएगा कि कैसे फेलियर से मत डरो, कैसे रिस्क लो और कैसे अपने पैशन को करियर में कन्वर्ट करो। कहानी शुरू होती है 1962 में। फिल नाइट स्टैनफोर्ड एमबीए कर रहे हैं। एक असाइनमेंट में उन्होंने एक पेपर लिखा, कैन जापानीज स्पोर्ट्स शूज डू टू जर्मन स्पोर्ट्स शूज व्हाट जापानीज कैमराज डिड टू जर्मन कैमराज। मतलब जापानीज कैमराज ने जर्मन कैमराज को मार्केट में रिप्लेस किया था क्योंकि वो चीप और क्वालिटी में कॉम्परेबल थे। तो क्या सेम जापानीज शूज कर सकते हैं एडिडास और प्यूमा को? ये था फिल का क्रेजी आइडिया। पर ये सिर्फ एक पेपर नहीं था, ये था उसका ऑब्सेशन। वो खुद एक रनर था, यूनिवर्सिटी ऑफ ऑरिगन में ट्रैक टीम में था। कोच थे बिल बावरमैन, लेजेंडरी कोच। तो फिल को पता था रनर्स को क्या चाहिए, अफोर्डेबल क्वालिटी शूज़। एमबीए कंप्लीट करने के बाद फिल ने डिसाइड किया मैं वर्ल्ड टूर पे जाऊंगा, खुद को ढूंढने के लिए। ये टिपिकल 24 ईयर ओल्ड वाली बात है ना, मैं कंफ्यूज्ड हूँ, मैं ट्रैवल करूँगा, खुद को डिस्कवर करूँगा। तो वो गया वर्ल्ड टूर पे, हवाई, जापान, यूरोप, अफ्रीका। पर जापान में एक टर्निंग पॉइंट आया। फिल ने ओनित्सुका टाइगर कंपनी विजिट की, वो जापानीज कंपनी जो एथलेटिक शूज़ बनाती थी। और यहाँ पे फिल ने एक रिस्की मूव किया। जब मीटिंग में ओनित्सुका एग्जेक्टिव्स ने पूछा आप कौन हैं, आपकी कंपनी का क्या नाम है, फिल ने ऑन द स्पॉट झूठ बोल दिया। उसने कहा मैं ब्लू रिबन स्पोर्ट्स का रिप्रेजेंटेटिव हूँ। ब्लू रिबन स्पोर्ट्स एग्जिस्ट ही नहीं करती थी उस टाइम पे। फिल ने अभी अभी उसका नाम बना दिया मीटिंग में। इमेजिन करो, तुम्हारा पहला बिजनेस मीटिंग और तुम झूठ बोल रहे हो अपनी कंपनी का नाम इन्वेंट करते हुए। पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि ओनित्सुका इम्प्रेस हो गए। उन्होंने फिल को राइट्स दे दिए टाइगर शूज़ डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए वेस्टर्न यूनाइटेड स्टेट्स में। फिल वापस अमेरिका आया। उसके पास ना ऑफिस था, ना वेयरहाउस, ना कोई टीम, बस एक डील थी और एक ड्रीम। उसने अपने पापा से $50 लोन लिए, पहली शिपमेंट ऑर्डर की। और जब वो शूज़ आए तो फिल क्या करता था पता है? वो अपने प्लाइमथ वैलिएंट एयर के ट्रंक से बेचता था। ट्रैक मीट्स में जाता था, रनर्स को दिखाता था, देखो जापानीज शूज़ हैं, क्वालिटी अच्छी है, प्राइस अफोर्डेबल है। पहले साल $8,000 की सेल्स। साउंड्स इम्प्रेसिव, पर यार प्रॉफिट मार्जिन्स इतने थिन थे कि फिल बैरली सर्वाइव कर पा रहा था। उसने अकाउंटिंग की जॉब रखी पैरेलल में क्योंकि बिजनेस से इतना नहीं आ रहा था कि बिल्स पे कर सके। और यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग कैरेक्टर एंटर होता है, जेफ जॉनसन। ये वो पहला एम्प्लॉय था ब्लू रिबन का, ऑब्सेसिव पर्सनालिटी था, शूज़ के बारे में पागल था। फिल कहते हैं कि जॉनसन रोज़ उन्हें लिखता था लॉन्ग डिटेल्ड लेटर्स कि कैसे शूज़ इंप्रूव कर सकते हैं, कैसे मार्केट एक्सपैंड कर सकते हैं, कैसे कस्टमर्स बेटर सर्व कर सकते हैं। फिल को जॉनसन की इंटेंसिटी अनोइंग लगती थी समटाइम्स, पर वो रिकॉग्नाइज करते थे कि जॉनसन ट्रूली पैशनेट है। और ये पैशन ही अल्टीमेटली नाइकी की फाउंडेशन बनी। स्लोली बिजनेस ग्रो कर रहा था, पर यार फाइनेंशियली वो हमेशा एज पे थे। बैंक्स उन्हें लोन्स नहीं दे रहे थे क्योंकि उन्हें लगता था ये शू बिजनेस रिस्की है। सप्लायर्स पेमेंट के लिए प्रेशर डाल रहे थे, कस्टमर्स ऑर्डर दे रहे थे पर डिलीवरी लेट हो रही थी। एक टाइम था जब फिल के पास बस कुछ $100 बचे थे बैंक अकाउंट में और थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स के बिल्स आने वाले थे नेक्स्ट वीक। वो रात को सोते नहीं थे, कॉन्स्टेंटली स्ट्रेस में रहते थे कि कैसे सर्वाइव करेंगे। पर यहाँ पे फिल की टीम ने हेल्प की। बिल बावरमैन, उनके ओल्ड कोच, ने ज्वाइन किया एज पार्टनर। बावरमैन एक जीनियस डिज़ाइनर था, वो एक्सपेरिमेंट्स करता रहता था शूज़ इंप्रूव करने के लिए। फेमस स्टोरी है कि उसने अपनी वाइफ की वॉफल आयरन यूज़ करके एक सोल डिज़ाइन बनाया और वो डिज़ाइन इवेंचुअली नाइकी वॉफल ट्रेनर बना, एक आइकॉनिक शू।
और फिर थे उनके अर्ली एम्प्लॉयज़ जिन्हें फिल बट फेसेस बुलाते थे अफेक्शनेटली। ये रैग टैग ग्रुप ऑफ मिसफिट्स था, सम एथलीट्स, सम अकाउंटेंट्स, सम रैंडम पीपल हु जस्ट बिलीव्ड इन द विजन। पर सब पैशनेट थे, सब विलिंग थे लॉन्ग आवर्स काम करने के, लो पे काम करने के, क्योंकि वो बिलीव करते थे कि वो कुछ स्पेशल बना रहे हैं। बुक समरी अड्डा के व्यूअर्स, मैं तुमसे कहना चाहूँगा, सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को, क्योंकि हम तुम्हारे लिए रेगुलरली ऐसी पावरफुल बुक से पावरफुल लर्निंग्स लाते हैं जो तुम्हारी एंटरप्रेन्योरियल जर्नी में हेल्प कर सकती हैं। अब 1971 में एक मेजर क्राइसिस आया। ओनित्सुका ने डिसीजन लिया कि वो ब्लू रिबन को कट कर देंगे। वो डायरेक्टली यूएसए में अपना ऑपरेशन स्टार्ट करेंगे या किसी और डिस्ट्रीब्यूटर को चूज करेंगे। फिल के लिए ये डेवस्टेटिंग न्यूज़ था। उनका पूरा बिजनेस डिपेंड करता था ओनित्सुका के शूज़ पे। अगर वो सप्लाई बंद कर दे तो ब्लू रिबन खत्म। पर यहाँ पे फिल ने एक गट्सी डिसीजन लिया। उसने डिसाइड किया, अगर वो हमें कट कर रहे हैं तो हम अपना खुद का ब्रांड बनाएंगे। और यहाँ से जन्म हुआ नाइकी का। नाम कहाँ से आया? नाइकी ग्रीक गॉडेस ऑफ विक्ट्री थी, और वो आइकॉनिक स्वूश लोगो फिल ने अपने अकाउंटिंग टीचर कैरोलिन डेविडसन को $35 पे करके डिजाइन करवाया था। $35। आज वो लोगो बिलियंस ऑफ डॉलर्स वर्थ है। पर नाइकी लॉन्च करना इजी नहीं था। पहले तो मैन्युफैक्चरिंग सेटअप करनी थी। फिल जापान से शूज बनवाता था, फिर क्वालिटी कंट्रोल इंश्योर करनी थी, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बनाना था, और सबसे बड़ा चैलेंज ओनित्सुका से लीगल बैटल लड़नी थी। ओनित्सुका ने सू कर दिया ब्लू रिबन को ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए। कोर्ट केस चला, लॉयर्स, डेपोजिशंस, हियरिंग्स, सब एक्सपेंसिव और टाइम कंज्यूमिंग। फिल बताते हैं कि वो टाइम उनकी लाइफ का सबसे स्ट्रेसफुल पीरियड था। बिजनेस में कैश फ्लो इश्यूज थे, लीगल बैटल्स चल रही थी, और पर्सनली भी प्रॉब्लम्स आ रही थी। पर अल्टीमेटली ब्लू रिबन जीत गई केस। कोर्ट ने डिसाइड किया कि ओनित्सुका गलत थी और नाइकी अब फ्री थी इंडिपेंडेंटली ऑपरेट करने के लिए। अब 1970s में नाइकी स्लोली ग्रो कर रहा था, पर प्रॉब्लम्स खत्म नहीं हुई। एक प्रॉब्लम सॉल्व होती, दूसरी आ जाती। कैश फ्लो हमेशा इशू था, बैंक्स हेजिटेंट थे लोन्स देने में, सप्लायर्स पेमेंट के लिए पुश कर रहे थे। फिल डिस्क्राइब करते हैं कि हर दिन वो वेयरहाउस से पेयर काउंट रिपोर्ट वेट करता था कि कितने पेयर्स ऑफ शूज सेल हुई, क्योंकि वो डेली सेल्स डिसाइड करती थी कि बिजनेस सरवाइव करेगा या नहीं। वो कहते हैं कि पेयर काउंट उसका मूड डिसाइड करती थी, उसका डाइजेशन डिसाइड करती थी, उसका ब्लड प्रेशर डिसाइड करती थी। इमेजिन करो ये स्ट्रेस, हर रोज ये टेंशन कि आज कितने शूज बिके, इनफ है सरवाइव करने के लिए। पर यहाँ पे फिल की टीम ने मैजिक किया। वो सब टुगेदर फाइट कर रहे थे, सब अपना बेस्ट दे रहे थे, और ग्रेजुअली नाइकी गेन कर रहा था मार्केट शेयर। एक मेजर ब्रेक थ्रू आया जब नाइकी ने एथलीट एंडोर्समेंट स्टार्ट किए। स्टीव प्रीफोंटेन, लेजेंडरी रनर, नाइकी शूज पहनता था। वो डायरेक्टली एसोसिएटेड था ब्रांड के साथ, और जब लोगों ने देखा कि टॉप एथलीट्स नाइकी पहन रहे हैं तो उन्हें भी चाव होने लगा। पर ट्रेजेडी भी आई। स्टीव प्रीफोंटेन मर गया एक कार एक्सीडेंट में। वो सिर्फ 24 साल का था, फुल ऑफ पोटेंशियल। फिल के लिए ये पर्सनल लॉस था। स्टीव सिर्फ एक एंडोर्सर नहीं था, वो एक फ्रेंड था। फिल लिखते हैं कि स्टीव की डेथ ने उन्हें डीपली अफेक्ट किया। पर नाइकी कंटिन्यू की अपनी जर्नी। वो एक्सपैंड कर रहे थे, अपैरल लाइन लॉन्च की, अलग अलग स्पोर्ट्स के लिए शूज बनाए, इंटरनेशनल मार्केट्स में एंटर किए। अब 1977 में एक और मेजर क्राइसिस आई। यूएस कस्टम्स ऑफिस ने नाइकी को एक लेटर भेजा, US $25 मिलियन। फिल शॉक्ड थे। 25 मिलियन? कंपनी फाइनेंशियली रुइन हो जाएगी अगर ये अमाउंट पे करना पड़ा। क्या हुआ था? एक्चुअली नाइकी के कॉम्पिटिटर्स ने लॉबी किया था गवर्नमेंट के साथ। उन्होंने कन्विंस किया कि एक पुराना लॉ एनफोर्स होना चाहिए जो टेक्निकली नाइकी पे अप्लाई होता था, और अकॉर्डिंग टू उस लॉ नाइकी पे 25 मिलियन का टैक्स बनता था। ये प्योर पॉलिटिक्स थी। कॉम्पिटिटर्स नाइकी को डिस्ट्रॉय करना चाहते थे। फिल फ्यूरियस था, पर हेल्पलेस भी। वो कैसे लड़ता इतने पावरफुल फोर्सेस से? पर यहाँ पे फिल ने नहीं हारा। उसने लॉयर्स हायर किए, पॉलिटिकल एलाइज ढूंढे, लॉबिंग की, मीडिया में स्टोरी लीक की, पब्लिक प्रेशर बनाया, और अल्टीमेटली आफ्टर इयर्स ऑफ बैटल नाइकी सेटल कर पाई 9 मिलियन में इंस्टेड ऑफ 25 मिलियन।
स्टिल ह्यूज अमाउंट था, पर बेटर देन ओरिजिनल। ये बैटल ने फिल को रियलाइज कराया कि बिजनेस में सिर्फ प्रोडक्ट बनाने से काम नहीं चलता, पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग चाहिए, रिलेशनशिप्स चाहिए, स्ट्रैटेजी चाहिए। अब 1970s तक नाइकी एक मेजर प्लेयर बन चुकी थी अमेरिकन एथलेटिक शू मार्केट में, पर कैश फ्लो प्रॉब्लम्स अभी भी थे। फिल रियलाइज कर रहा था कि अगर कंपनी ग्रो करनी है सीरियसली तो कैपिटल चाहिए, और कैपिटल का बिगेस्ट सोर्स होता है गोइंग पब्लिक। पर फिल हेजिटेंट था। पब्लिक कंपनी मतलब अकाउंटेबल होना पड़ेगा, क्वार्टरली रिजल्ट्स दिखाने पड़ेंगे, फ्रीडम कॉम्प्रोमाइज होगी, और फिल को अपनी फ्रीडम बहुत प्यारी थी। वो अपने टर्म्स पे बिजनेस करना चाहता था। पर अल्टीमेटली इन दिसंबर 1980 नाइकी वेंट पब्लिक, और फिल ने एक जीनियस मूव किया। उसने बॉन्ड्स स्ट्रक्चर किए इन सच अ वे कि कंट्रोल अभी भी उसकी और उसके कोर टीम के हैंड्स में रहे। पब्लिक शेयर होल्डर्स को रिटर्न्स मिलेंगे, पर डिसीजन मेकिंग पावर फिल के पास ही रहेगी। आईपीओ के बाद फिल का नेटवर्थ ओवरनाइट $178 मिलियन हो गया। मिडिल क्लास पोर्टलैंड का लड़का जो कार के ट्रंक से शूज बेचता था, अब मल्टी मिलियनेयर था। पर बुक यहाँ खत्म नहीं होती। फिल रिफ्लेक्ट करते हैं अपनी जर्नी पे। वो कहते हैं कि नाइकी कभी परफेक्ट नहीं थी, मिस्टेक्स हुए, लेबर इश्यूज हुए फैक्ट्रीज में, एनवायरमेंटल कंसर्न्स थे, एथिकल क्वेश्चंस थे। पर फिल आर्ग्यू करते हैं कि नाइकी ने हमेशा ट्राई किया बेटर करना, बेटर वर्किंग कंडीशंस प्रोवाइड करना, सस्टेनेबिलिटी फोकस करना, कम्युनिटी को गिव बैक करना। और वो कहते हैं कि अल्टीमेटली नाइकी सिर्फ एक शू कंपनी नहीं है, ये एक मूवमेंट है। ये रिप्रेजेंट करता है एथलेटिक स्पिरिट को, वो आइडिया कि अगर तुम अपने लिमिट्स पुश करो तो तुम कुछ भी अचीव कर सकते हो। जस्ट डू इट। ये सिर्फ एक टैगलाइन नहीं है, ये एक फिलॉसफी है। अब मैं तुम्हें कुछ की लेसन्स बताता हूं जो फिल की जर्नी से मिलते हैं। पहला लेसन, पैशन फॉलो करो। फिल शूज के बारे में पैशनेट था, रनिंग के बारे में पैशनेट था, और ये पैशन ही अल्टीमेटली नाइकी की सोल बनी। अगर तुम किसी चीज के लिए ट्रूली पैशनेट नहीं हो तो जब टफ टाइम्स आएंगे, और आएंगे जरूर, तुम गिव अप कर दोगे। दूसरा लेसन, टीम मैटर्स। फिल अकेले नाइकी नहीं बना सकता था। उसने ब्रिलियंट, डेडिकेटेड, स्लाइटली क्रेजी पीपल को अट्रैक्ट किया जो बिलीव करते थे विजन में। बिल बोवरमैन, जेफ जॉनसन और बाकी अर्ली एम्प्लॉइज, इन सब ने कलेक्टिवली नाइकी को बनाया। तीसरा लेसन, एम्ब्रेस फेलियर और रिस्क। नाइकी कितनी बार बैंक्रप्सी के एज पे थी, कितनी बार लगता था सब खत्म हो गया, पर फिल ने हार नहीं मानी। वो रिस्क्स लेता रहा, फेलियर से सीखता रहा और अल्टीमेटली सक्सीड कर गया। चौथा लेसन, ऑब्सेस ओवर प्रोडक्ट क्वालिटी। फिल और बोवरमैन हमेशा इनोवेट कर रहे थे। बेटर कुशनिंग, बेटर ग्रिप, लाइटर वेट, कॉन्स्टेंटली इंप्रूव कर रहे थे। ये कमिटमेंट टू एक्सीलेंसी नाइकी को डिफरेंशिएट करती थी कंपटीशन से। पांचवा लेसन, बिल्ड रिलेशनशिप्स। फिल का रिलेशनशिप बोवरमैन के साथ, जॉनसन के साथ, अपने अर्ली एम्प्लॉयज के साथ, ये सब रिलेशनशिप्स फाउंडेशन थे नाइकी की। बिजनेस अल्टीमेटली पीपल के बारे में है, नॉट जस्ट नंबर्स। छठा लेसन, परसिस्टेंस। फिल ने कभी गिव अप नहीं किया। जब बैंक्स लोन्स रिफ्यूज कर रहे थे, वो अल्टरनेटिव ढूंढता था। जब सप्लायर्स प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे थे, वो सॉल्यूशंस निकालता था। जब कॉम्पिटिटर्स अटैक कर रहे थे, वो फाइट बैक करता था। ये रिलेंटलेस परसिस्टेंस ही अल्टीमेटली विन कराती है। मैंने खुद देखा है एंटरप्रेन्योर्स को। एक फ्रेंड था जो स्टार्टअप कर रहा था। पहले साल में चैलेंजेस आए, फंडिंग नहीं मिली, टीम में कॉन्फ्लिक्ट्स हुए और वो गिव अप कर दिया। कहने लगा, यार स्टार्टअप करना मेरे लिए नहीं है। पर अगर उसने फेल नाइट की जर्नी पढ़ी होती, शायद वो रियलाइज करता कि चैलेंजेस तो आएंगे ही, ये पार्ट ऑफ द गेम है। रियल टेस्ट है कि तुम उस चैलेंजेस के बावजूद कंटिन्यू कर सकते हो या नहीं। या एक और फ्रेंड है जो अपना बिजनेस कर रहा है, छोटा बिजनेस है, प्रॉफिट्स भी लिमिटेड है, पर वो पैशनेट है। वो हर दिन मेहनत करता है, वो कस्टमर सर्विस पे फोकस करता है और स्लोली वो ग्रो कर रहा है। वो कहता है, मैं फिल नाइट नहीं बन सकता शायद, पर मैं अपने स्केल पे सक्सेसफुल बन सकता हूं। और यही तो मैसेज है, तुम्हें नाइकी नहीं बनाना है, तुम्हें बस अपनी ड्रीम्स फॉलो करने हैं, अपने पैशन को परस्यू करना है और कंसिस्टेंटली परसिस्टेंटली काम करना है। बुक समरी अड्डा के सारे व्यूअर्स, अगर ये समरी हेल्पफुल लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करो,
बेल आइकन प्रेस करो, कमेंट्स में बताओ क्या तुम्हारे पास कोई क्रेजी बिजनेस आइडिया है, क्या तुम अपने पैशन को करियर में कन्वर्ट करना चाहते हो। मैं तुमसे एक लास्ट बात कहना चाहूंगा। फिल नाइट की स्टोरी इंस्पायर करती है, पर यह भी दिखाती है रियलिटी ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। ये ग्लैमरस नहीं है, ये स्ट्रेसफुल है, ये अनसर्टेन है। तुम्हें स्लीपलेस नाइट्स मिलेंगे, तुम्हें फाइनेंशियल स्ट्रेस होगी, तुम्हें डाउट्स होंगे, पर अगर तुम ट्रूली पैशनेट हो, अगर तुम टीम बिल्ड कर सकते हो, अगर तुम परसिस्ट कर सकते हो, तो तुम भी कुछ एक्स्ट्रॉर्डनरी क्रिएट कर सकते हो। फिल का फेवरेट कोट था एक, द कावर्ड्स नेवर स्टार्टेड एंड द वीक डाइड अलोंग द वे, दैट लीव्स अस लेडीज एंड जेंटलमैन, अस। मतलब जो डरने वाले थे वो शुरू ही नहीं किए, जो वीक थे वो बीच में ही हार गए, जो बच गए वो हम हैं, वो लोग जो स्ट्रांग हैं, परसिस्टेंट हैं, क्रेजी इनफ टू बिलीव कि वो कर सकते हैं। तो रेडी हो तुम? रेडी हो अपना क्रेजी आइडिया परस्यू करने के लिए? रेडी हो रिस्क्स लेने के लिए? रेडी हो अपना नाइकी बनाना शुरू करने के लिए? तो स्टार्ट करो आज से। अपना पैशन आइडेंटिफाई करो, अपनी टीम ढूंढो, अपना पहला स्टेप लो, चाहे वो कितना भी छोटा हो, पर शुरू करो। क्योंकि रिमेंबर, फिल नाइट एक 24-year-old कंफ्यूज्ड गाय था जो कार के ट्रंक से शूज बेच रहा था, और आज वो दुनिया के सबसे सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स में से एक है। तुम्हारे अंदर भी वो पोटेंशियल है, बस तुम्हें उसे अनलीश करना है। तो जस्ट डू इट। मिलते हैं नेक्स्ट समरी में एक और पावरफुल बुक के साथ। तब तक ड्रीम बिग, वर्क हार्ड, नेवर गिव अप। थैंक यू।